वेलकम टू इंग्लिश आउट। आज देश भ्रमण में हम बात करेंगे बिहार इलेक्शंस की। बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और पिछले 15 सालों से नीतीश बाबू की गवर्नमेंट है बिहार में। हम देखेंगे कि क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है नीतीश बाबू का पिछले इन 5 सालों के टर्म में, किन मुद्दों के ऊपर इस बार का चुनाव लड़ा जाना चाहिए और क्या मुद्दे हैं जो पिछले कई सालों साल से बिहार में चलते चले आ रहे हैं। भारत की आजादी को 73 साल हो चुके हुए हैं, लेकिन अगर आप विकास के क्रम में देखें तो बिहार से बहुत से राज्य हैं जो अलग अलग पैमाने पर बहुत आगे निकल चुके हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि इन 73 सालों में बिहार ने विकास की गति वो नहीं पकड़ी जो कि बाकी राज्य पकड़ पाए। इस बारे में जब मैंने बहुत से लोगों से बात की जो कि बिहार के रहने वाले हैं, तो उनका कहना था कि बिहार के लोग ज्यादातर जातीय समीकरण के आधार पर वोट देते हैं, न बल्कि विकास के नाम पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने सुना है कि किसी भी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बार विकास की बात की हुई है? जितनी बार भी आप न्यूज चैनल देखोगे, जितनी भी पार्टीज हैं वो जोड़ तोड़ के गठबंधन में ही लगी हुई है कि कहां से कितनी सीटें मिले और कितनी सीटें जाएं। किसी ने भी विकास की बात नहीं की हुई है। अगर पिछले चुनाव की बात करें, 2015 में मोदी जी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। यह पता ही नहीं चला कि वो 1.25 लाख करोड़ गए कहां। आप वीडियो सुने। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया। कुछ भी बात करने से पहले बिहार का मैप देख लेते हैं। बिहार 3 भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और उत्तर में ये नेपाल से घिरा हुआ है। आप बिहार के डिवीजन की अगर बात करें तो बिहार को आप उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। उत्तरी बिहार में जो मुख्य डिस्ट्रिक्ट है वह है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अगर मैं दक्षिणी बिहार की बात करूं तो इसमें बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, सासाराम और भभुआ है। तो जो मुख्य मुद्दे हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वह है उत्तरी बिहार में बाढ़ का, जो कि पिछले कई सालों से चलता चला आ रहा है। उसका सलूशन भी हम बताएंगे इसी वीडियो में। दक्षिणी बिहार में जो सूखे की स्थिति आती है उसके बारे में हम बात करेंगे। 94,000 शिक्षकों की भर्ती के ऊपर जो रोक लगा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। नियोजित शिक्षकों का सरकार के विरुद्ध जो प्रदर्शन है उसके बारे में बात करेंगे। और कोविड मैनेजमेंट में सरकार का क्या रुख रहा, उनकी क्या तैयारी रही, इस बारे में बात करेंगे। बिहार का ये मैप देखिए, देखते हैं कौन कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो अक्सर बाढ़ की चपेट में रहते हैं और कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो अक्सर सूखे की चपेट में रहते हैं। तो उत्तरी बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अक्सर बाढ़ की चपेट में रहते हैं, जैसे सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, गोपालगंज, वेस्ट और ईस्ट चंपारण। और अगर साउथ की बात करें तो लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अक्सर सूखे की चपेट में रहते हैं, जैसे गया, जहानाबाद, नालंदा, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, बेगूसराय, शेखपुरा, सहरसा और नवादा और बांका। ये वो एरियाज हैं जो अक्सर सूखे की चपेट में रहते हैं। अब आपको मैं कुछ फैक्ट दे दूं। 76% जनता बिहार की अक्सर हमेशा बाढ़ के थ्रेट से रहती है कि कब बाढ़ आ जाए। 73.06% का आंकड़ा कहता है ये जियोग्राफिकल एरिया है बिहार का जो अक्सर फ्लड से इफेक्टेड रहता है। हर साल बाढ़ से हजारों लोगों की जान जाती है, कई सारे जानवरों की जान गंवानी पड़ती है और करोड़ों के फसलों का नुकसान होता है और लोगों के रोजगार पर उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। बिहार में बाढ़ की यह समस्या नई नहीं है। लगभग 1954 से बिहार बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है और उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश भी कर रहा है। कोसी, जिसको हम सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, इसके अलावा घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा भी इसमें शामिल होते हैं जो बिहार में बाढ़ का रीजन बनती है, खासकर उत्तर बिहार में। अगर मैं 2019 की बात करूं तो लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो कि बाढ़ की समस्या से ग्रस्त थे और 83 लाख लोगों को बाढ़ की समस्या से झेलना पड़ा। 83 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आए और 350 करोड़ रुपए की फसल
बर्बाद हो गई इस बाढ़ से 2019 में। तो सोचें कि अगर ये 2019 का फैक्ट है तो हर साल अगर इस पैसों को एक्यूमुलेट किया जाए तो कितना ज्यादा नुकसान होता है बाढ़ से। और बाढ़ से सिर्फ ये नुकसान नहीं है, लोगों को अपने रोजगार का और भविष्य का जो एक संदिग्ध रहता है कि मेरा भविष्य कैसे जाएगा, ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? समस्या ऐसी कोई बनी ही नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। क्यों ना कोसी नदी के पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अलग अलग जगहों पे। मैं बात कर रहा हूं साउथ के बिहार की। तो साउथ बिहार में जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है इसी वीडियो में कि सूखे की स्थिति रहती है हर साल, लगभग हर साल रहती है। इसके अलावा वहां इसका सोल्यूशन निकाला गया था, लेकिन 12,000 वाटर बॉडीज थे जिनको वहां के लैंड बैरॉन्स ने, भू माफियाओं ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। इसका मतलब स्थिति वहां भी गंभीर है। तो क्या सोल्यूशन इसका निकाला जा सकता है? सिंपल सोल्यूशन है। मैं आपको बताऊं, अगर सीतामढ़ी से आप गया की डिस्टेंस की बात करें तो लगभग ये 275 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, आप देख सकते हो मैप में। और अगर मैं आपको बताऊं किशनगंज से बांका का जो डिस्टेंस है वो मात्र 110 किलोमीटर है। और इसमें मोतिहारी या पूर्वी चंपारण से औरंगाबाद का जो डिस्टेंस है वो 277 किलोमीटर यानी 277 किलोमीटर है। तो इनके बीच में ऐसा हो सकता है कि कोसी नदी के पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, छोटी छोटी नहरें बना दी जाए और उन पानी को यहां तक पहुंचाया जाए। इससे क्या होगा कि वहां बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी और साउथ में जो सूखे की स्थिति है उससे भी काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। किसी भी देश या राज्य का विकास बिना वहां जनता के जागरूक हुए संभव नहीं है। इसके साथ साथ सारी चीजें नेगेटिव नहीं है, कुछ चीजें पॉजिटिव भी है। मैं आपको बताता हूं, मधुबनी जिले के डिस्ट्रिक्ट में कुछ किसान भाइयों ने क्या किया कि अपने लिए एक आर्टिफिशियल डैम बनाया। उन्होंने लगभग 30 फीट लंबा और 19 फीट ऊंचा एक डैम बनाया, जिन्होंने सेल्फ कंट्रोल्ड मैनर में जरूरत के हिसाब से उन्होंने अपने खेतों में बाढ़ का पानी ले आए और अपने फसलों की सिंचाई कर दी। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर जागरूक हो जाएं तो सरकार छोड़िए, आप खुद ही स्वावलंबी बन के अपने लिए सारे के सारे सुविधा मुहैया करा सकते हैं। तो अब अगर इस चुनाव में कोई आता है तो इन मुद्दों को आपको उठाना है। अब हम उनकी बात करते हैं जिनका किसी भी राष्ट्र के निर्माण में या राज्य के निर्माण में अहम भूमिका होती है। जी हां, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूं। इस बार बिहार में जो टीचर्स हैं उन्होंने सरकार के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन किए। तो ऐसा क्या हुआ, जो बिहार का या किसी भी राज्य या किसी भी देश के भविष्य का निर्माण करते हैं उनको समस्या का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों बिहार में 94,000 वैकेंसीज निकाली गई थी भर्ती के लिए। ये वो लोग थे जिन्होंने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था, लेकिन बाद में उनको आवेदन रद्द कर दिया गया और ये भर्ती रोक दी गई। अब हम टीचर्स की दूसरी समस्या की बात करते हैं। अप्रैल में इसी साल 2020 में 4.5 लाख नियोजित टीचर्स और परमानेंट टीचर्स हड़ताल पर चले गए। उनकी डिमांड थी बेटर पे स्केल और बेटर सर्विस कंडीशन की। इसमें बात यह है कि जितने भी टीचर्स जिन्होंने इस कोविड के टाइम पे स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया उनकी सैलरी उतने दिनों की काट दी गई। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, यह बात है अप्रैल की, जब बिहार में कोविड से मौत 2 हुए थे। उसी वक्त सरकार के विरोध प्रदर्शनों में लगभग 30 से ऊपर टीचर्स को जान गंवानी पड़ी, लेकिन बिहार की सरकार ठंडी पड़ी रही, उनका इससे कोई असर नहीं हुआ कि हमारे इतने सारे टीचर्स को जान गंवानी पड़ी। अब हम इस समस्या के मूल में जाते हैं, देखते हैं क्या वो वजह थी जिसकी वजह से नियोजित जो टीचर्स थे उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा। इसमें हम देखते हैं कि जो सैलरी होती है नियोजित टीचर्स की वो 18,000 से 29,000 होती है और इसी सेगमेंट में जो परमानेंट टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी जो होती है वो 60,000 से 90,000 होती है। बिहार में जो स्कूलों की संख्या है वो 76,000 है और बिहार में जो परमानेंट टीचर्स हैं वो 73,000 है। इसका मतलब है कि हर एक स्कूल में एक से कम परमानेंट टीचर्स हैं और अगर ये टीचर्स रिटायर होते हैं तो फिर स्कूल में तो परमानेंट टीचर्स बचेंगे ही नहीं। 2003 से 2005 के बीच में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षा मित्र की नियुक्ति हुई, जिनकी नियुक्ति पंचायत के माध्यम से हुई है और इनको 1,500 रुपए के मानदेय पे रखा गया। लेकिन 2006 में नीतीश जी ने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए जिनको कहा गया नियोजित शिक्षक, और जितने भी शिक्षा मित्र थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया नियोजित शिक्षक के तौर पर। इनकी रिटायरमेंट एज दी गई 60 साल और इनकी जो सैलरी थी वो 4,000 से 4,500 और 5,500 से 6,000 रखी गई, लेकिन उनकी रिटायरमेंट की एज दी गई 60 साल। इसका मतलब ये नियोजित शिक्षक के तौर पर परमानेंट टीचर्स के तौर पर काउंट हुए, लेकिन सैलरी में उनके परमानेंट में और नियोजित में काफी डिफरेंस देखा गया था। 2010 में नीतीश सरकार ने 2.5 लाख नियोजित टीचर्स भर्ती किए, लेकिन
आरटीई के इंप्लीमेंट होने के बाद जिन जिन लोगों ने आरटीई का एग्जाम क्वालिफाई किया उनको ही नियोजित टीचर्स के तौर पर नौकरी दी गई। 2015 में ये नियोजित टीचर्स 42 दिनों के लिए हड़ताल पर चले गए, जहां ये कहते थे कि मेरा जो काम है यानी उनका जो काम है वो परमानेंट टीचर्स के बराबर ही है, फिर भी उनकी सैलरी परमानेंट टीचर्स से बहुत ज्यादा कम है। तो उनकी सैलरी तय की गई 11,500 से 20,000 के बीच में। आज की डेट में जो नियोजित टीचर्स को सैलरी मिलती है वो 1st to 5th के लिए 27,000 और 6th to 8th के लिए 30,000। उसी कैटेगरी में परमानेंट टीचर्स जो लेते हैं वो 1st to 5th के लिए 60,000 और 6th to 8th के लिए 80,000। तो उनका कहना है कि वो बराबर काम करते हैं जो परमानेंट टीचर्स करते हैं, फिर भी उनकी सैलरी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस पे सरकार का ये कहना है कि चूंकि वो परमानेंट टीचर्स नहीं है, नियोजित टीचर्स हैं, इसलिए उनको वही सैलरी दी जाएगी। इसमें दूसरी बात ये भी है कि 2019-20 में बिहार सरकार ने एजुकेशन के मद में 34,798 करोड़ रुपए अलोकेट किए और उनका यह भी कहना है कि अगर ये परमानेंट टीचर्स के हिसाब से अगर सैलरी ये अलोकेट करते हैं जो नियोजित टीचर्स हैं, तो बिहार सरकार पर 28 से 30,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, जो कि उनके पास नहीं है इन टीचर्स को देने के लिए। ये थे वो कुछ प्रमुख मुद्दे जिनके ऊपर ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए और जिन पे जनता को इन सवालों को उठाना चाहिए सरकार के लिए। इसके अलावा बहुत से ऐसे फ्रंट और भी थे जिसपे बिहार सरकार पूरी तरह से नाकाम रही, जैसे कोविड मैनेजमेंट। उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस नहीं था बिहार में कोविड को कंटेन करने के लिए, वो तो खैर अभी भी नहीं है। इसके अलावा रोड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस साल भी सही नहीं रहा और ये माना गया है कि पिछले 3 टर्म्स में ये टर्म्स बिहार सरकार का, नीतीश बाबू का ये जो टर्म्स गुजरा है 2015 से 2020 के बीच में, ये सबसे खराब गया हुआ है, क्योंकि सरकार बड़ी सुस्त और बड़ी लिथर्जिक दिखाई दी इस साल। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास आता है उनको इन मुद्दों पर आपको उनसे वोट मांगने चाहिए। लेकिन हकीकत काफी दूर है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन मुद्दों के बेसिस पे चुनाव नहीं लड़ रही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन मुद्दों को प्रचार में लेके आया जाए और इन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाए। ज्यादातर पार्टियां गठबंधन की राजनीति में लग रही है, क्योंकि इस बार बिहार की राजनीति बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़ी दिलचस्प कहानी होने वाली है। एलजेपी का गठबंधन टूट चुका हुआ है और एलजेपी का कहना है मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। उधर महागठबंधन भी की स्थिति भी बड़ी गड़बड़ है और सारी की सारी पार्टियां इस बात में लगी हुई हैं कि कहां से कैसे गठबंधन बनाया जाए और कैसे सरकार बनाई जाए। किसी भी सरकार ने विकास की बात नहीं की हुई है। तो आप लोग अगर के देखा था ही तो आपके एक काम करे बा कि केहू आवे वोट मांगे खरतिन तो आपके यही मुद्दन पे वोट उनसे मांगे जाए। आपके बहुत बहुत धन्यवाद।